हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने नरेशन का कंप्लीट पार्ट कवर किया था। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं सिंथेसिस कैसे कंप्लीट करते हैं। तो सिंथेसिस में 3 पार्ट होते हैं। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिंपल सेंटेंस को कंप्लीटली। तो सिंपल सेंटेंस होता कैसे है? तो सिंपल सेंटेंस में जो क्लॉज की संख्या होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में कंजंक्शन आते हैं, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए क्या क्या है। तो दैट, इफ, बिकॉज, सो दैट, टिल, अंटिल, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, हु, विच। और इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है हमारे प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनते हैं जो कि हैं एंड, बट, येट, एज वेल एज, बोथ, डैश, एंड, आइदर और, नीदर नॉर। तो इनको हम लोग ईदर और नीदर नॉर भी पढ़ते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, अदरवाइज, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल, देयरफॉर, सो, हेंस। तो इतने प्रकार के कंजंक्शन हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही प्रयोग होंगे जो कि इतने हैं। इसमें का कोई उसमें मैच नहीं करेगा और उसमें का कोई इसमें मैच नहीं करेगा। तो दोनों के अलग अलग केसेस हैं, दोनों को अलग अलग याद करना है। तो अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लें अलग से और इसको नोट कर लें, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट की मदद से कौन सा सेंटेंस बनेगा? तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कोऑर्डिनेट की मदद से कौन सा बनेगा? तो कंपाउंड बनेगा। आराम से सेंटेंस को देख के इजिली पहचान सकते हैं। देखो सेंटेंस दिया हुआ है कि ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। तो यहां पे जो ही सेड लिखा हुआ है, यहां तक देखेंगे ध्यान से तो कोई कंजंक्शन है नहीं और मेनली सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ऐसे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके जस्ट बाद हमारा कंजंक्शन देखिए दैट लग रहा है। दैट किस टाइप का कंजंक्शन है? तो ये है सबऑर्डिनेट। किसमें का है? तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट है, ये देखिए दैट किसमें है? सबऑर्डिनेट में। अगर सबऑर्डिनेट है तो इसका मतलब दैट यहाँ है और दैट लग जाने से कौन सा सेंटेंस बनता है? तो दैट लग जाने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं जरा। राम वेंट टू लखनऊ बट श्याम वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए बट लगा हुआ है, बट जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। किसमें का है? कोऑर्डिनेट का है। और कोऑर्डिनेट लगने के बाद कौन सा सेंटेंस बनता है? तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा कौन सा हो जाएगा? ये कंपाउंड सेंटेंस सेकंड वाला, और ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा है, ना ये कंजंक्शन होगा ना तो इसमें से कोई कंजंक्शन होगा, तो वो सिंपल होगा। और अगर कंजंक्शन का यूज होता है फिर हम कंजंक्शन समझेंगे कि सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है। अगर सबऑर्डिनेट है तो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट है तो सेंटेंस होगा कंपाउंड। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि रूल्स कैसे कैसे यूज होते हैं। तो इसको बनाने के लिए कई सारे रूल हैं, करीब 8 रूल हैं। उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस पढ़ते हुए हमारा पहला रूल आ जाता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल देखते हैं कि पार्टिसिपल है क्या। तो पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो बनाने के लिए हम समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता ही है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम लोग बनाना है हैविंग लगाना है। हैविंग के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म कर देना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि हैव, गेट और बी ऐसे 3 वर्ब हैं जिनके बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव का ही आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है और इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, इसलिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब यूज कब करते हैं सेंटेंसेस में? प्रेजेंट कब यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे, परफेक्ट कब यूज करेंगे, वो देखते हैं। तो जब सेंटेंस के बीच में अंतराल कम हो, अंतराल यानी कि गैप, जब 2 सेंटेंसेस के बीच में गैप कम हो। जैसे यहां एक सेंटेंस दिया होगा, सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स। सी वेंट टू गार्डन यानी कि वह गार्डन गई, वह बगीचे गई। सी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूलों को तोड़ा, वह बगीचे गई और जाते ही तोड़ा। अब देखेंगे ध्यान से तो बगीचे जाते ही फूल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरा सेंटेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आई सा मनी, आई पिक्ड इट अप। पहले सेंटेंस में मैंने कहा कि आई सा मनी, मैंने पैसे को देखा, और उसके बाद मैंने कहा कि आई पिक्ड इट अप, तो मैंने पैसे को देखा और फिर उसे उठाया। तो देखने और उठाने के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने देखा, देखते ही उठा लिया, तो इसका मतलब गैप नहीं है। तो इसी तरीके से इस गार्डन वाले सेंटेंस में गार्डन में जाके
क्या किया, फूलों को तोड़ा। और ऐसा तो है नहीं कि पैसे को देखने के बाद आदमी इंतजार करेगा, पूछेगा किसका किसका नहीं। अगर रास्ते में आपको दिख गया पैसा तो आप जाहिर सी बात है उठा लेते होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे सेंटेंस है कि सी वेंट टू गार्डन, वो गार्डन गई तो फिर फूलों को तोड़ी। ऐसा तो है नहीं कि गार्डन में जाने के बाद पहले आराम से आराम कर लिया जाए कि बढ़िया वादियों में आके बैठ गए हैं, ठंडी छाँव है, आराम करते हैं, दोपहर तक चलेंगे फूल तोड़ के तो पूजा हो जाएगी। पूजा तो सुबह ही करनी है, इसलिए फूल को तोड़ने के बाद जाते ही गई, इसलिए गार्डन में जाते ही फूल को तोड़ लेगी। ठीक है, तो सेंटेंस पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाए तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखते हैं, जैसे कोई विशेषता प्रकट गई, इसका काम क्या है कि जब विशेषता प्रकट की गई हो तो देखो यहाँ पे आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी पेन पा गया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गई थी, मैं पेन पाया, और पेन की विशेषता यह थी कि पेन खो गई थी तो मैं खोई हुई पेन पाया, ऐसा। अब तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको कैसे करना है, तो जैसे यहां दिया हुआ है कि एक कार्य पूर्ण हो जाए और दूसरा शुरू हो जाए। जैसे कि एक काम, आप दो सेंटेंस है, पहले वाले का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाए फिर दूसरा शुरू हो। पहले वाले में तो ये था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो गैप था ही नहीं, इसमें पूरा गैप है। देखो, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। सी वेंट टू मार्केट, अब देखो काम को खत्म किया दिन गई ना, तो एक काम खत्म हो गया फिर दूसरा काम शुरू हुआ, तो यहाँ पे कोई गैप का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा काम खत्म हो गया फिर दूसरा शुरू हुआ। इस तरीके से जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बनाने का रूल कैसा होता है तो रूल समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस मिलेंगे, दो सेंटेंस, दो या दो से अधिक होंगे। देखिए एक सेंटेंस ये है, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, फिर दूसरा इसी में दिया हुआ है। अब ये दोनों मिला के एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब दिए होंगे तो उनको हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे तो रूल देखते हैं। तो जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं तो आपको वर्ब पे देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले होगा, सुनिएगा ध्यान से, जो काम पहले होगा उस काम की क्रिया यानी कि वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, पार्टिसिपल में बदलते हैं, और बीच में कॉमा का यूज करके बाद में होने वाले काम को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां सेंटेंस दिया होगी, सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स, वह गार्डन गई और उसके बाद उसने फूल को तोड़ा। तो अब देखो, पहले फूल को तोड़ा या फिर वह गार्डन गई, तो पहले जाहिर सी बात है गई देन तोड़ा। तो हमने कहा कि जो काम पहले हो रहा होगा यानी कि पहले वो गई, उस कार्य की क्रिया को यानी कि इस वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलेंगे। अब पार्टिसिपल वही जो इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो वो गई और जाते ही तोड़ी, तो गैप नहीं है सेंटेंस के बीच में, इसका मतलब ये वाली वर्ब पक्का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाने की शर्त ये है कि हमको वर्ब लिख के आईएनजी फॉर्म में ले आना है। तो ये गो का सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है, गो का। तो गो लिखेंगे यहाँ पे और गो में आईएनजी कर देंगे तो गोइंग। अब इसके आगे की ओर जाएंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। देखो, गोइंग टू गार्डन, तो गोइंग टू गार्डन यहां लिखेंगे हम लोग, छोटा सा कॉमा दे देंगे। तो गोइंग टू गार्डन, ये सी लिखा है कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल में कर लेंगे। तो सी प्लग्ड फ्लावर्स। इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहां कॉमा है और यहां फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप है यानी कि सिंपल सेंटेंस संख्या कितनी, एक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब दूसरा सेंटेंस दिया होगा कि आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। अब इसको बनाने के लिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ विशेषता प्रकट की गई है, यहाँ गैप का सिस्टम कुछ नहीं है। तो आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी पेन को पा गया, यह खो गई थी, मतलब मैं खोई हुई पेन पाया। जब विशेषता बता रहा होगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो शब्द विशेषता बताने के लिए यूज किया गया है, जैसे लॉस्ट है, इस लॉस्ट शब्द को उस शब्द के पहले लगाना जिसकी ये विशेषता बता रहा है। अर्थात ये लॉस्ट शब्द पेन की विशेषता बता रहा है ना, पेन की, तो ठीक इस शब्द को उठा के इसी पेन के जस्ट पहले रखना है, पेन के जस्ट पहले रखना है। तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, आई फाउंड माई, यहां पे आएगा लॉस्ट, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये सेंटेंस बन गया। अर्थ भी समझते चलते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी पेन पा गया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गई थी। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैं अपनी खोई हुई पेन पा गया। तो सिंथेसिस का मतलब यह कि हमारा सेंटेंस का जो अर्थ है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, अर्थ हमारा बैलेंस होना चाहिए, और अर्थ इसमें भी बैलेंस है, अर्थ इसमें भी बैलेंस है। इसको देखते हैं, यहां पे है कि सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट, वह अपना कार्य कंप्लीट कर चुकी थी, पूरा कर चुकी थी और वह बाजार गई। तो यहां देखते हैं कि यहां सेंटेंस में एक काम तो पूरा खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जो काम पहले होगा उसकी क्रिया को, उसकी वर्ब को पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो पहले उसने कंप्लीट किया कि पहले गई, तो पहले जाहिर सी बात है कंप्लीट किया, फिर बाजार गई। तो कंप्लीट किया तो इसी क्रिया को पार्टिसिपल बदलेंगे, यानी कंप्लीट के साथ कौन सा पार्टिसिपल लगेगा। देखो यहाँ पे एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा। और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हैविंग, तो यहाँ पे लग जाएगा हैविंग।
हैविंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होता है, तो कंप्लीटेड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कंप्लीटेड। तो हैविंग कंप्लीटेड, मैंने कहा आगे की ओर बढ़ना है, पीछे नहीं लौटना है, तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क, यहाँ पे कॉमा देंगे और आगे वाला स्मॉल लेटर में करके लिख देंगे सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब आगे पार्टिसिपल में कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें ध्यान देने लायक हैं कि पार्टिसिपल में अगर सेंटेंस कोई पैसिव फॉर्म में हो, अगर पैसिव में दिया हुआ जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह लग जाए, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, तो थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हैविंग बीन का यूज़ कर लेना है आपको। और थर्ड फॉर्म मान लो नहीं आता है, कुछ और आता है, तो वहाँ पर आप बीइंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉज वगैरह आ जाता है। यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है कि वॉज, देखो टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा कि वॉज के स्थान पे आप यूज करेंगे बीइंग, वॉज के स्थान पे आ जाएगा बीइंग हंग्री। आगे की ओर बढ़ेंगे तो बीइंग हंग्री कॉमा, यहाँ ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, टाइगर के लिए लगा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली टाइगर ही रख सकते हैं, तो द टाइगर किल्ड अ गोट, ये एक सेंटेंस बन गया पैसिव का। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ये है कि वॉज प्लस पनिश्ड, तो वॉज पनिश्ड का मतलब है, वॉज प्लस पनिश्ड का मतलब पैसिव में है, तो ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेंटेंस पैसिव में है, तो यहाँ बन जाएगा इसके लिए वॉज प्लस पनिश्ड के लिए हैविंग बीन का यूज करना है। क्या यूज होगा, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है ये कि इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको वर्ब जो है, वर्ब को एक बार यूज करना है सिंपल सेंटेंस में, वर्ब की संख्या 2 बार नहीं होनी चाहिए। जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तब तो साथ में आ ही जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तब भी एक ही बार ये दोनों बनना चाहिए। और अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं है, मेन वर्ब है, तो फिर मेन वर्ब आ जाए, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो सिंपल का होगा तो उसमें डिड तो होगा नहीं, सेकंड फॉर्म होगा वेंट, तो एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो वर्ब की संख्या सिंपल सेंटेंस में 1 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या 1 होती है और प्रिंसिपल क्लॉज में ही तो मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए, ही फेल्ट सॉरी, फेल्ट मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, फेल्ट है, ये तो आपका पार्टिसिपल में आ गया, ये काउंट नहीं होगा, ये पार्टिसिपल में काउंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे आपका एक ही वर्ब आया है, 2 बार नहीं हो सकता था, अगर 2 बार हो जाएगा तो गलत माना जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं आराम से पार्टिसिपल को। देखते हैं दूसरा रूल कैसे बनेगा। तो सेकंड रूल आ जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता, मतलब ऐसा कर्ता जिसका वर्ब पर निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है वर्ब पर। देखो इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो इसका सब्जेक्ट अलग अलग होगा, देखिए सब्जेक्ट अलग है, यहाँ द सन है, द स्टार्स है। जब ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो तो और ध्यान से इसको पढ़ के देखिए, तो इसमें एक कारण होगा, दूसरा परिणाम होगा। जैसे द सन सेट, सूरज छिप गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूरज छिप गया तब स्टार्स बाहर आए। तो मतलब कि इसके बाहर आने का कारण यही था कि ये छिप गया, तो एक कारण है एक परिणाम है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे टैकल करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में जो काम पहले हो रहा होगा उस काम की क्रिया को हम लोग पार्टिसिपल में बदल देंगे। अब पार्टिसिपल मैंने पिछले रूल में बताया क्या करना है, जो काम पहले होगा पार्टिसिपल में बदलेंगे। देखिए द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ध्यान से देखेंगे तो सन पूरी तरीके से छिप जाता है तब स्टार्स बाहर आते हैं, तो मतलब जब काम पूरी तरीके से खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। देखिए द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो पहले क्या हुआ, पहले सेट हुआ तब केम अप बाहर आए तारे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, हैविंग सेट, यहाँ देखेंगे कॉमा और इसके आगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको दोनों सब्जेक्ट रखने हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। दूसरा सेंटेंस इसी पे बेस्ड है कि द टीचर इंटर्ड द क्लास, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो टीचर ने क्लास में एंटर किया इसलिए बच्चे खड़े हो गए। तो पहले बच्चे खड़े हुए या फिर प्रवेश किया टीचर ने, तो पहले टीचर ने प्रवेश किया, यानी कि इस क्रिया को हम लोग लिखेंगे पार्टिसिपल में। तो द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप,
तो इस तरीके से हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ये टाइप 1 था। टाइप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं टाइप 2 कैसे करेंगे। तो टाइप 2 है कि अगर सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हम इज एम आर वॉज वर के स्थान पर, मतलब इनमें से किसी एक के स्थान पर हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। कब? जब वर्ब का थर्ड फॉर्म इनके बाद इस्तेमाल हुआ रहेगा, तब हम इनके स्थान पर हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं इस्तेमाल हुआ हो, यानी कि इज एम आर वॉज वर आया हो और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया हो, तब क्या करेंगे? तब हम हैविंग बीन नहीं, तब हम बीइंग लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सेंटेंस है कि द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। द वेदर वॉज स्टॉर्मी का मतलब होता है कि मौसम जो था स्टॉर्मी में से तो तूफानी था, इसलिए प्लेन हमारी लेट हो गई। तो सेंटेंस बन जाएगा द वेदर, यहाँ देखिए वॉज आया है और स्टॉर्मी आया है, और यहाँ वॉज प्लस किल्ड थर्ड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, यानी कि वॉज के स्थान पे यहाँ सिर्फ बीइंग होगा। तो वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा द प्लेन गॉट लेट। आगे वाले सेंटेंस को एज इट इज रहने देंगे, द प्लेन गॉट लेट। अब हमारा सेंटेंस तैयार है। दूसरा सेंटेंस है कि द कैप्टन वॉज किल्ड, यहाँ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा द कैप्टन वॉज, और थर्ड फॉर्म के लिए क्या बताया मैंने? हैविंग बीन किल्ड। यहाँ पे किल्ड का तो यूज करेंगे। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द आर्मी फ्लेड, तो इस तरीके से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप का सेंटेंस मिलेगा। एक जो पहला बताया वो, और दूसरा वॉज वर्ब में थर्ड फॉर्म होगा या तो थर्ड फॉर्म नहीं होगा। जिसमें थर्ड फॉर्म होगा हैविंग बीन, जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगा उसमें आप बीइंग का यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं रूल नंबर 3 कैसे बनेगा। तो हमारा रूल नंबर 3 है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके, यानी बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का यूज कैसे करेंगे? तो जब एडजेक्टिव आपको दिखेगा तो आपको सेंटेंस में देखना है कि कोई ना कोई एडजेक्टिव ऐसा होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हुए दिखेगा। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, देखिए यहाँ पे लड़का आया यानी कि नाउन है, और इस नाउन की विशेषता है कि ये नाउन कैसा था? यहाँ ब्लाइंड दिया हुआ, नाउन की क्वालिटी दी हुई यानी कि बॉय की क्वालिटी दी हुई है और वो अंधा था। तो ये ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंस को बनाना बेहद ही आसान है। कैसे करेंगे? जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रखेंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है। मतलब कि जिस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, चुपचाप उस एडजेक्टिव को उठाएंगे और ठीक उस नाउन से पहले रख देंगे जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहां देखिए ये ब्लाइंड, यहां बॉय है, ये बॉय है और इस बॉय की विशेषता है कि ब्लाइंड है, तो ये ब्लाइंड शब्द ठीक बॉय के पहले रख देंगे, यहां पे एग्जैक्ट बॉय के पहले। तो यहां सेंटेंस बन जाएगा अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ये पूरा सेंटेंस यहीं पे बन गया। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि बॉय फिर से रिपीटेड है, वॉज फिर से, तो ये सब तो कॉमन है, इनको रखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ब्लाइंड आगे आ गया। देखिए एक लड़का मेरे ऑफिस आया और लड़का अंधा था। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस आया, तो दोनों का सेंटेंस का अर्थ बैलेंस है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक लाइन याद रखिएगा कि जिसकी विशेषता उसके बगल, ये काम आएगा तीसरे सेंटेंस में। फिलहाल इसको देखते हैं। तो आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी, और इट वॉज कॉस्टली, यह महंगी थी। देखिए कॉस्टली ये महंगी थी, और यहाँ पे पेन की विशेषता है कि पेन महंगी थी, तो पेन के पहले आ जाए कॉस्टली। तो आई बॉट अ कॉस्टली पेन। बिल्कुल इजी है, आपको ठीक नाउन से पहले रखना है। गलती करके ए के पहले मत रख दीजिएगा कि आई बॉट कॉस्टली अ पेन, ये गलत हो जाएगा। पेन के जस्ट पहले, तो आई बॉट अ कॉस्टली पेन। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, द बुलक वॉज हेप्टी। ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा कि जिसकी विशेषता उसके बगल, तो जिसकी विशेषता यहाँ करें कि टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था, तो टाइगर की क्वालिटी क्या है? यहाँ पे भूखा था। ही किल्ड, उसने किया क्या? तो उसने एक बुलक मीन्स होता है सांड को मार दिया। तो द बुलक वॉज हेफ्टी, बुलक की विशेषता है कि बुलक कैसा था? हेफ्टी मीन्स होता है तंदुरुस्त या फिर मोटा, तो बुलक हेफ्टी था। ठीक है, तो बुलक की विशेषता हेफ्टी है और टाइगर की विशेषता हंग्री है, तो पक्का है कि टाइगर के पहले हंग्री आएगा और बुलक के पहले हेफ्टी आएगा। अब आपको ऐसा सेंटेंस का सीक्वेंस सेट करना है कि सेंटेंस का अर्थ बैलेंस हो जाए और सेंटेंस भी सही रहे। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, तो टाइगर के पहले रखेंगे क्या? हंग्री, तो यहां हो जाएगा द हंग्री टाइगर, द हंग्री टाइगर हो गया। अब हमें चाहिए वर्ब, तो इसने किया क्या? इसने मारा, तो वर्ब दे देते हैं यहां से
तो इसने किल किया, तो द हंग्री टाइगर किल्ड किसे किल्ड, तो किल्ड अ, यहां पे देखिए किल्ड अ बुलक है, लेकिन बुलक की विशेषता है हेफ्टी, तो पहले रख देंगे हेफ्टी, तो किल्ड अ हेफ्टी बुलक, किल्ड अ हेफ्टी बुलक। तो 3 सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस का 3 सेंटेंस था, एक सेंटेंस में फॉर्म हो गया। देखो, द हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक, मतलब भूखे टाइगर ने एक हेफ्टी बुलक को, यानी कि तंदुरुस्त बुलक को मार दिया। अब सेंटेंस क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मेरी एक वो लाइन मत भूलिएगा कि जिसकी विशेषता उसके बगल, आराम से सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगला रूल देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो रूल नंबर 4 आ जाता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो इन्फिनेटिव में क्या देखने को मिलेगा, जैसे कोई रीजन है, पर्पज है या रिजल्ट है। ठीक है, रीजन मीन्स होता है कारण, पर्पज मीन्स उद्देश्य या परिणाम। तो जब पर्पज, रीजन या रिजल्ट देखने को मिले तब आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें इन्फिनेटिव बनाते कैसे, तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं, कोई सेंटेंस देते हैं, जैसे आई वेंट टू आगरा, I went to Agra. I wanted to see the Taj. मैंने एक सेंटेंस लिया है कि I went to Agra, मैं आगरा गया। I wanted to see the Taj, मैं ताज देखना चाहता था। अब देखो, मैं आगरा गया, मेरे आगरा जाने का पर्पस क्या था, ताज को देखना था ना, ताज को देखना था। क्या पर्पस था, देखना था। देखना किसको, ताज को, ताज यानी ताजमहल को। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कैसे, हम लोग जो इन्फिनेटिव का सेंटेंस है, यानी कि जिसमें रीजन, रिजल्ट या फिर रीजन, रिजल्ट या पर्पस दिया होगा, तो उसको हम टू के साथ शिफ्ट कर देंगे। टू लगा के आगे रख देना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए। देखते हैं, सेंटेंस बेहद इजी बनेगा। जैसे आई वेंट टू आगरा, इसको आप लिखिए आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। अब मेरा एम क्या था वहां पे जाना, टू सी, देखना था, है ना। तो टू सी द ताज। फिलहाल के लिए इसमें हिंट भी मिल जा रहा है हमको, टू किसी किसी सेंटेंस में आपको टू देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको ही पीछे रखिए। हो ये भी सकता है कि ये वाला सेंटेंस पीछे लिखा होता और ये आगे लिखा होता, लेकिन हमको ये देखना है कि जिसमें कारण, परिणाम या उद्देश्य दिया होगा उसी को हमको पीछे रखना है जब बनाएंगे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस। तो तब हम टू जोड़ के आगे रख देंगे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस एक और देखते हैं, जैसे आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव। इतना लेते हैं, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव। तो मेरे पास पैसा नहीं था, आई कुड नॉट गिव, इसलिए मैं दे नहीं सका। ठीक है, तो देखिए पैसा नहीं था, क्या करने के लिए, देने के लिए, देने के लिए, है ना। तो यहां पे है हमारा कारण दिख रहा है ना, पैसा नहीं था और इसलिए हम नहीं दे पाए। तो ये सेंटेंस बन जाएगा कि आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करने के लिए, टू गिव, देने के लिए। आई हैड नो मनी टू गिव, मेरे पास पैसा नहीं था, टू गिव मीन्स देने के लिए। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज 3 sons, he has 3 sons, he has to educate them। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिया कि he has 3 sons, उसके पास 3 लड़के हैं, he has to educate them, उसे उन्हें एजुकेट करना है। एजुकेट माने शिक्षित करना है। तो देखिए इसके पास 3 सन है और करना क्या है, उसको एजुकेट करना है, एजुकेट करना है ना। तो इसको आप टू के साथ जोड़ दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा कि ही हैज 3 sons, और यहां पे जोड़ेंगे टू, और टू को जोड़ने के बाद जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एजुकेट करना है ना, तो टू एजुकेट देम। तो इस तरीके से सिंपली हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब इन्फिनेटिव में ये भी टाइप होता है, इन्फिनेटिव में 2 टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप ये हो गया, दूसरे टाइप में देखते हैं कैसा सेंटेंस आता है। तो देखिए टाइप 2 कहता है कि अगर सेंटेंस में पहले सेंटेंस में वेरी या क्वाइट का प्रयोग हुआ हो और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ हो, तब हम जब सिंपल बनाएंगे तो इस वेरी या क्वाइट के स्थान पर TOO, इसको एडवर्ब टू बोलते हैं, तो एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब है और ये है इन्फिनेटिव टू। टी सिंगल ओ को इन्फिनेटिव टू बोलते हैं, टी में डबल ओ लगा रहता है तो वो एडवर्ब टू कहलाता है। तो अगर वेरी या क्वाइट है तो उसके स्थान पर टू, और यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान तक, जहां तक कैन नॉट या कुड नॉट लगा है वहां तक के लिए सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। टी सिंगल ओ यानी कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट रन, तो ही इज वेरी पुअर, यहां देखिए वेरी आ गया और यहां आ गया कैन नॉट। अगर ऐसा आ जाता है तो आप इन्फिनेटिव के रूल से बनाइए, तो हो जाएगा ही इज, यहां हो गया टू पुअर, ही इज टू पुअर, और यहां से लेकर के यहां तक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ TO यानी कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, तो टू रन। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा ही इज
टू पुअर टू रन, ही इज टू पुअर टू रन। अब देखिए दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, यहां लिखा है कि ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, एक सेंटेंस कंप्लीट, फिर आगे दिया है कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, तो अर्थ हो जाएगा ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि वो अपने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मींस होता पर्याप्त समय नहीं था। अब ध्यान से देखें, इधर हमारे दूसरे वाले सेंटेंस में ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम और यहाँ कुड नॉट प्रिपेयर वेल आया है, ठीक है। तो ये तो आपका पहले रूल से बन जाता है, इसमें तो ना तो वेरी है ना तो क्वाइट है, तो ये टाइप 1 का ही सेंटेंस मैंने दे रखा है आपको बताने के लिए कि अगर उल्टा सेंटेंस आ जाए, देखिए यहां से कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। अब ध्यान से देखें तो रीजन वगैरह कहां दिख रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में दिख रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में, तो इधर से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम, और यहां पे देखिए यहां पे लगेगा टू, क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं था, ये है वो हमारा, इसके पहले आएगा टू, तो टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। ये हर साल पूछे जाने वाले सेंटेंस हैं, इसलिए मैं आपको इस पे फोर्स करके दे रहा हूं कि आप इसको करें, क्योंकि हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाने वाला पेपर है हर एग्जाम में। आगे देखते हैं अगला रूल कैसे बनेगा। नेक्स्ट रूल आ जाता है रूल नंबर 5, जो कि है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये रूल हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला, हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें पूछा ना जा रहा हो, बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो हर सेट में पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है, समझते हैं कि केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन मींस होता है साइड बाई साइड, अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। एक ये अपोजिशन लिखा हुआ है, एक ओपोजिशन होता है जिसमें ओ होता है, एक जगह पे ओ होता है, वो अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी, विपक्ष जिसको बोलते हैं, तो वो विपक्ष हो जाएगा ओपोजिशन। अब यहाँ पे साइड बाई साइड का मतलब है अगल बगल, एक के बगल दूसरा, दूसरे बगल तीसरा, इस तरीके से आप समझते हैं। जैसे सेंटेंस में, सुनो ध्यान से, अगर सेंटेंस में एक नाउन दिया है या एक से अधिक नाउन दिया हुआ है और उन नाउन्स की विशेषता उनके बगल दी गई हो और विशेषताओं में एक से ज्यादा होगी, देखिए अगर एक विशेषता होगी तो यानी कि एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के रूल से बन जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब आप रूल यूज करेंगे केस इन अपोजिशन वाले, यानी कि फ्रेज इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन को रूल यूज करेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहां जैसे दिया है कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, देखिए महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, दो क्वालिटी है, एक है ग्रेट लीडर और दूसरी है द फादर ऑफ नेशन की। ऐसे में करेंगे क्या, तो जो सेंटेंस दिया हुआ है हम सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसको लिखेंगे, उसके बगल में हम लोग इन कई सारी क्वालिटीज में, दो हो सकती है, 3, 5, 10 कितनी भी हो सकती हैं, उनमें से एक को रोक के रखेंगे और बाकी सबको कॉमा कॉमा करके लिखते चले जाएंगे, कॉमा एक क्वालिटी, फिर कॉमा दूसरी क्वालिटी, फिर कॉमा तीसरी क्वालिटी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अंत वाले क्वालिटी को हम लोग वर्ब के साथ लिखेंगे, जब वर्ब होगा तो वर्ब के साथ देंगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकता है और मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब यूज हो चुका है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, तब आपको दोबारा फिर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, फिर क्वालिटी खाली दे देनी है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। तो यहां पे दो में से किसी एक को होल्ड कर लिया, मैंने पीछे वाले को होल्ड कर दिया, द फादर ऑफ नेशन को रोक दिया, मैंने अ लीडर को रखना है। तो देखिए, तो यहां हो गया महात्मा गांधी, हम सबसे पहले नाउन को लिखेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो नाउन हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, यहां देंगे कॉमा, हम दो में से किसी एक क्वालिटी को होल्ड कर लेंगे। मान लो मैंने द फादर ऑफ नेशन को होल्ड कर दिया, मैं पहले इसी को लिखूंगा, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लिखना है, वॉब नहीं देना है, साथ में वॉज नहीं लगाना है, ठीक है। तो अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर, ठीक है, फिर दे देंगे कॉमा। अब इसके बाद जो अंतिम वाली लास्ट वाली क्वालिटी बची हुई जैसे द फादर ऑफ नेशन है, इसको हम वर्ब के साथ दे देंगे, कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन भी लिख सकते हैं या वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को चाहे उठा लें या मेन वर्ब के साथ उठा लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैं पूरा उठा लेता हूं, वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो इस तरीके से ये बना सकते हैं। अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं कि मैं इसको होल्ड रख दूं, उसको पहले उठा लूं, तब देखिए कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा फिर से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, मैंने इस बार इसको होल्ड किया है, उसको उठाएंगे, तो वहां पे सिर्फ क्वालिटी उठाएंगे, द फादर ऑफ नेशन उठाएंगे, वर्ब नहीं देंगे, तो द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, फिर से कॉमा, और यहां पे इस बार लास्ट वाले को रखेंगे तो वॉज के साथ दे देंगे, तो वॉज अ
ग्रेट लीडर। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एक होती है। अगर मान लो मैं बार बार वॉज या कॉल्ड का यूज करूंगा तब वर्ब की संख्या बढ़ जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, और एक से ज्यादा होने के मतलब है सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में वो मान्य होगा नहीं, गलत हो जाएगा। अभी ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंस को तो देखिए, अ ग्रेट लीडर ये भी एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है। यहाँ पे आया है वर्ब हो गया आपका। वर्ब में क्या होना चाहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो या मेन वर्ब खाली हो। तो यहाँ एक आ गया। यहाँ देखते हैं इस वाले में भी सिर्फ एक ही है, तो जब एक रहेगा तभी हमारा सिंपल सेंटेंस सही होगा। अब सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहा। आप इसको एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करें, क्या आप बना पाते हैं? नहीं बना पाते तो हम देखते हैं यहाँ कैसे बनेगा। सेंटेंस दिया हो कि बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर ने लोधी को, डिफीट मीन्स होता है हराना, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वॉज अ तुर्क। बाबर की विशेषता है कि बाबर एक तुर्क था। लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी की विशेषता है कि लोधी एम्परर ऑफ इंडिया था। लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। और देखिए बाबर की विशेषता अतुर्क, बाबर की विशेषता अतुर्क। तो यहां पे कह रहा है कि बाबर ने लोधी को हराया, ये तो इसके द्वारा किया गया कार्य हो गया। बाबर ने क्या किया, लोधी को हराया। बाबर की विशेषता बाबर एक तुर्क, लोधी की विशेषता लोधी एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट था। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसकी विशेषता उसके बगल, जिसकी विशेषता उसके बगल। तो इस सेंटेंस को ऐसा सीक्वेंस सेट करना है आपको कि जिसकी विशेषता उसके बगल आ जाए और आगे सेंटेंस बनता चला जाए। देखिए यहां सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसने कोई काम किया है उसी को, जो करता होता है उसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट। तो काम को किया किसने है, हराया किसने है, तो बाबर ने हराया लोधी को, तो बाबर ने ही काम किया है, यानी कि बाबर ही है सब्जेक्ट। तो बाबर, बाबर के बाद कॉमा दे देंगे पहले, क्योंकि बाबर की विशेषता इसके जस्ट बगल पहले आ जानी चाहिए। इसका काम नहीं लिखना, पहले इसकी क्वालिटी दिखानी है। तो इसकी क्वालिटी क्या थी, अतुर्क। बाबर अतुर्क, तुर्क। अब इसके आगे लोधी को तो लिखेंगे नहीं, पहले अब इसका काम दिखाएंगे। तो इसने किया क्या, तो इसने डिफीट किया, हराया। तो डिफीटेड बाबर, जो कि एक तुर्क था, डिफीटेड उसने हराया। किसे हराया, लोधी को हराया। तो बाबर डिफीटेड लोधी, पहले इतना लिख लेंगे, बाबर डिफीटेड लोधी। अब देखो लोधी आ गया, कॉमा दे देंगे। अब लोधी आया तो लोधी की विशेषता लोधी के बगल होनी चाहिए और एग्जैक्टली आ जाएगा द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि वॉच कहीं नहीं लगाया यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा था वर्ब अगर एक बार आ जाए तो दोबारा वर्ब नहीं लगानी है। तो यहाँ पे देखिए डिफीटेड, डिफीट मींस होता है हराना, जिसमें ना शब्द लास्ट में था वो तो वर्ब। तो हराया, तो यहाँ पे हो गया वर्ब, पहले से ही वर्ब आ गया। तो एक बार अगर वर्ब आ गया तो आगे आप वर्ब को स्किप करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा बाबर अतुर्क डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक सेट में, किसी न किसी सेट में जरूर देखने को आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। वो भी आपको समझ में आया होगा कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन बनाते कैसे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए एडवर्ब बनता कैसे है। एडवर्ब वर्ब के लास्ट में एलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके कोई सेंटेंस फॉर्म करें तो वो फ्रेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में सेंटेंस देखने को मिलता है, जैसे यहाँ की कट डाउन, यहाँ सेंटेंस ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। पेड़ को काटा गया और उसके जो काटने की क्रिया थी वो स्लो थी। यानी कि जो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो एडवर्ब बताता है। तो इस स्थिति में करेंगे क्या, जो एडवर्ब होगा, एडवर्ब को हम सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। लेकिन अगर हम एडवर्बियल फ्रेज बना के रखेंगे तो फ्रेज को हम वर्ब के जस्ट बाद रखेंगे। ध्यान सुनिएगा, एडवर्बियल फ्रेज को वर्ब के जस्ट बाद और एडवर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ देखो, द ट्री वॉज कट डाउन, पेड़ को काटा गया, द कटिंग डाउन वॉज स्लो, इसके जो काटने की प्रक्रिया थी वो कैसी थी, धीमी थी। तो सेंटेंस लिखिए, द ट्री वॉज कट डाउन, देखिए पेड़ को काटा गया, कट डाउन। और यहां कौन क्वालिटी बता रहा है, स्लो बता रहा है। स्लो, स्लो मीन्स तो धीमा। अगर इसमें हम एलवाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्लोली। गाना भी आया था ना, स्लोली स्लोली। तो ये हो जाएगा कट डाउन स्लोली। देखिए कट डाउन, काटा गया, और काटने की प्रक्रिया कैसी थी, स्लोली थी। ठीक है, तो बन गया सेंटेंस, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। आगे एडवर्बियल फ्रेज का यूज हो जाएगा। राणा प्रताप द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप, यहाँ पे आप कर लीजिए वॉज। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, यहाँ देखिए राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे, ग्लोरी मीन्स शान या वैभव। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है किस चीज में, कि वो शान थे, है ना। तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। अब ध्यान से नहीं, डाउट मीन्स होता है संदेह।
और यहाँ पे उसका अपोजिट शब्द आया, देखिए डाउट में नो डाउट है, डाउट में नो डाउट था। अगर डाउट का हम लोग एडवर्ब बनाते तो डाउटली बनता, सिर्फ डाउट का अगर बनाते तो डाउटली बनता, लेकिन नो डाउट है तो नो डाउट मतलब डाउट में डाउट नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, अनडाउट। और अनडाउट में अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनडाउटली हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा राणा प्रताप वॉज। मैंने आपको कहा था कि वर्ब के जस्ट बाद आप अगर एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, देखो दो शब्द से मिलकर बनेगा तो ये फ्रेज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनडाउटली। इसका नो डाउट का अपोजिट क्या बनेगा, अनडाउटली ना, अनडाउटली ग्लोरी ऑफ मेवार। तो सेंटेंस बन जाएगा राणा प्रताप वॉज अनडाउटली ग्लोरी ऑफ मेवार। आप क्या करेंगे, ये वर्ब है ना वॉज के जस्ट बाद रख दीजिए एडवर्बियल फ्रेज को, और बाकी का सेंटेंस ग्लोरी ऑफ मेवार कर लीजिए। अब आगे वही चीज तो कॉमन था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसको हटा दीजिए क्योंकि वो किसके अंदर आ गया यार, इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर किताब उठा लें, किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रूल देखते हैं कैसे बनेगा। नेक्स्ट रूल आ जाता है, रूल नंबर 7 है नाउन या जिरंड के पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग करके। अब नाउन क्या होता है, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या फिर जानवर के नाम को नाउन कहते हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते। नाउन में तो क्लियर है। जिरंड क्या होता है, तो जिरंड होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सुनिए ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं तो वो जिरंड का जिरंड बन जाता है। और जिरंड का हिंदी में अर्थ होता है ना नी ने। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस कैसे दिया हुआ। अब प्रेपोजिशन का यूज है तो भाई इसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके प्रेपोजिशन पढ़नी होगी। ठीक है, आगे मैं पढ़ा दूंगा कैसे प्रेपोजिशन होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अब कुछ प्रेपोजिशन जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, आप आराम से कर पाएंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं मैं सबके सब करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, उसने इसके लिए कितने रुपीज दिए, 5 रुपए दिए। तो देखिए सेंटेंस बन जाएगा सीता बॉट अ पेन, तो सीता बॉट अ पेन, सीता बॉट अ पेन, सीता ने पेन खरीदी, कितने में खरीदी, फॉर 5 रुपीज। यहां देखिए फॉर दिया, यही एक तो प्रेपोजिशन है, तो फॉर 5 रुपीज, सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। देखिए इजिली प्रेपोजिशन का यूज हुआ, यहां ये बन गया। ठीक है, अब यहां सेंटेंस दूसरा दिया कि माय ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर, मेरा भाई बीमार है, उसे तेज बुखार है। तो इल के साथ अगर सबको आपको पता होगा तो इल के साथ विद लगता है, इल विद सिक विद। ठीक है, तो माय ब्रदर इज इल, माय ब्रदर इज इल, यहां प्रेपोजिशन विद आएगा, इल विद हाई फीवर, इल विद हाई फीवर। ठीक है, तो यहां पे प्रेपोजिशन विद का प्रयोग हो गया, तो थोड़ा सा प्रेपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। और सेंटेंस देखते हैं आगे कि कैसे होते हैं। तो यहां पे कुछ सेंटेंस है, देखो जैसे एक सेंटेंस दिया कि ही सॉ द मून, ही बिकेम ग्लैड, उसने मून को देखा, चंद्रमा को देखा, ही बिकेम ग्लैड, ग्लैड में से खुश होना, तो वह खुश हो गया। उसने चंद्रमा को देखा, देखते ही खुश हो गया, तो देखते ही का सेंस यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप सीइंग द मून लिख सकते हैं। अगर जिरंड बनाना चाहते हैं, देखिए जिरंड कैसे बनेगा, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है, और सी में जब आईएनजी करेंगे तो आप हो जाएगा सीइंग द मून, सीइंग द मून, कॉमा ही बिकेम ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड, ये हो गया सीइंग द मून, ही बिकेम ग्लैड। ठीक है, तो अगर ऐसे यूज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसके पहले आप अगर ऑन लगा देंगे, ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, तो ऑन लगाते ही प्रेपोजिशन बन जाएगा। तो ये तरीका भी सही है, चाहे ऐसे ऑन सीइंग द मून कर लें या फिर सीइंग द मून, देखते ही इसका भी अर्थ होगा, इसका भी अर्थ होगा देखते ही। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं कि पापा को देखते ही मैं भाग गया, तो ऑन सीइंग फादर आई वेंट अवे या आई रैन अवे। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, सेंटेंस है कि वह कई बार फेल हो चुका है, इसके बावजूद भी ही स्टिल, वो अभी भी होप्स टू सक्सीड, उम्मीद करता है पास होने के लिए, यानी कि वो अभी भी पास होने की उम्मीद रखता है। तो ध्यान से देखेंगे कि कई बार फेल होने के बावजूद भी वो अभी भी उम्मीद करता है पास होने की, यानी कि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन रहा है के बावजूद, उसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्योर्स। तो यहां करेंगे इन स्पाइट ऑफ मींस के बावजूद, ऑफ मेनी फेल्योर्स, कई सारे फेल्योर्स के बाद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्योर्स, यहां कॉमा कर लीजिए, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, सक्सीड। ये यहां देखिए फेल्ड तो है वर्ब, लेकिन फेल्योर है नाउन, हमें नाउन चाहिए यहाँ पे। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्योर्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अच्छा नाउन क्यों चाहिए, क्योंकि नाउन के पहले ही तो प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ देखिए प्री मिस होता है पहले, पोजीशन मिस स्थिति, जिसकी स्थिति पहले हो, किससे, नाउन से पहले हो, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में तो इसका नाम बहुत अजीब सा है, पूर्व सर्ग अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प मी,
उसने मुझे एडवाइस में सलाह दिया और साथ ही साथ उसने मेरी मदद भी की। अब ध्यान से देखिए, कोई एक चीज किया और साथ ही साथ कुछ और भी साथ में किया, तो कुछ अतिरिक्त किया, एक्स्ट्रा किया ना, तो उसके लिए एक प्रीपोजिशन आ जाता है बिसाइड्स। बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त होता है। और एक ऐसे ही एक प्रीपोजिशन और होता है बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है के बगल, के बगल, और ये बिसाइड्स मीन्स हो जाएगा अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा, यानी कि, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब दोनों में कंफ्यूजन है कि याद कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए, बिसाइड मीन्स के बगल और बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। यहां पे देखिए ध्यान से दोनों की स्पेलिंग में, तो इसमें एक अतिरिक्त एस लगा हुआ है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है। तो एक्स्ट्रा एस लगा हुआ तो उसका अर्थ हो जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त। और यहां पे बिसाइड मीन्स के बगल, इसको आसानी से याद करा जा सकता है। सेंटेंस है ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प मी, तो बन जाएगा बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स। और एक बात याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब हमेशा एनजी फॉर्म में आते हैं। देखिए प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है तो बिसाइड्स गिविंग, गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी, हेल्प्ड मी। तो इस तरीके से आप नाउन या जिरन के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को इजिली फॉर्म कर सकते हैं। अब लास्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट रूल है, तो हमारा लास्ट रूल आ जाता है कंजंक्शन एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होगा, ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। देखिए, जब कोई दो नाउन, दो प्रोनाउन, या फिर दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ये सब एक साथ आ जाए। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ मान लीजिए कोई नाउन है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो एक को हम कॉमा के साथ जोड़ेंगे तो लास्ट वाले को एंड के साथ जोड़ देंगे। अगर सिर्फ 2 हैं तो फिर यहाँ पे एक नाउन, यहाँ पे एक नाउन एंड के साथ आ जाएगा। अगर 4 हैं तो कॉमा 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 और अंतिम वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ एंड दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान के जब 2 सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक सेंटेंस पहला है, यहाँ दूसरा सेंटेंस है, और आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस जब एंड, 2 सेंटेंसेस को एंड जोड़ेगा, तो याद करिए मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखाए थे, एंड बट येट, उसमें एंड आता है। अगर एंड 2 सेंटेंस को जोड़ देगा तो वो कंजंक्शन हो जाएगा, और वहां पे वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा, और ऐसे सेंटेंस को वो कंपाउंड सेंटेंस में लेके चला जाता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो हमें कंपाउंड नहीं फॉर्म करना है, हमें सिर्फ 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 एडजेक्टिव या 2 वर्ब, एडवर्ब, इन सबको जोड़ना है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये सिंपल में आएगा। तो यहां सेंटेंस दिया कि आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल। देखिए वही चीज तो इधर भी लिखा था कि यहाँ भी, वहाँ बाय तक तो सब कॉमन ही था, एक पेन यहाँ पे और दूसरा एक पेंसिल यहाँ पे, तो ऑल्सो भी नहीं लिखना है। तो आई वॉन्ट टू बाय अ पेन और अ पेंसिल, साथ में एंड से जोड़ दिया, एक नाउन, 2 नाउन, दोनों को जोड़ दिया, बस 2 था। यहाँ सेंटेंस है कि राम वेंट टू दिल्ली, मोहन ऑल्सो वेंट विद राम। ध्यान से समझिए, देखिए राम दिल्ली गया और मोहन भी दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने वालों की संख्या 2 है, और जा कौन कौन रहा है, राम और मोहन जा रहा है, तो एंड से कौन जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे। तो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वेंट टू दिल्ली, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया इजली। तीसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे 3 है, मिनिमम 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस दिया कि वाई आर यू सैड, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वाई आर यू, सब में वाई आर यू लगा, तो वाई आर यू सैड, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस। तो यहाँ सेंटेंस उठाएंगे, ये कॉमन है, क्या कॉमन है, वाई आर यू सैड, फिर मैंने कहा अगर 2 से ज्यादा है तो कॉमा देंगे, सैड कॉमा नर्वस, एंड लास्ट वाले को एंड से जोड़ेंगे, एंड होपलेस, ठीक है। और यहाँ अंत में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल सेंटेंस इजीली बन गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जितने मैंने पढ़ाए हैं पेपर में दबा के पूछा जाता है, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे तो अच्छे से एकदम धुआं उड़ा रहे हैं, आप लोग भी उम्मीद है कि अच्छे से इस सेंटेंसेस को टैकल करें। अपनी प्रैक्टिस बुक उठाइए और उस प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिए। आई थिंक ये तरीका पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो अपने बाकी के जो दोस्तों को ज़रूरत है उनको शेयर करके देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।